ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज पेजेंट अनलिस्ट सबसे बर्निंग क्वेश्चन है। आप लोग भी टीवी चैनल पर, न्यूज़पेपर में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना होगा। किस प्रकार से किसानों का जमावड़ा, उनका गैदरिंग पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तरफ हो रहा और किस तरह बॉर्डर सील किया जा रहा, पुलिस की एक्टिविटीज़, सरकार का चौकस होना, दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशन की स्थिति, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए बड़ी अगली सीन क्रिएट कर रही है और कहीं ना कहीं 3 इयर्स बैक जो पेजेंट अनलिस्ट हुआ था उसकी भी याद दिला रही है। हालांकि सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, दोनों में आपने महसूस किया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण यूनियन जिसमें कई और भी उसके घटक शामिल हैं, लगभग 100 एंड 150 ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टी और ऐसी सेंसिटिव लीडर्स हैं जो पहले के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे, उन्होंने अपने आप को किनारे कर रखा है। सो माय फ्रेंड्स, अब टुडे इट इज अ बर्निंग क्वेश्चन एंड पर्टिकुलरली द क्वेश्चन ऑफ एमएसपी। आप किसानों की मांग को देखिए तो उनकी लगभग 12 मांग में सबसे इंपॉर्टेंट मांग एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल स्टेटस देना है। अब हम अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स कहें तो दो प्रकार के नैरेटिव मिलते हैं। ज़्यादा नैरेटिव यही लगता है कि जो किसानों की मांग है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, न्यायोचित नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स किसानों के फेवर में आ जाते हैं। जैसे आज ही मैंने महसूस किया कि इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल में इस बात एमएसपी को सपोर्ट किया गया है, लेकिन जो अधिकांश आर्टिकल्स हैं पर्टिकुलरली एमएसपी का विरोध तो नहीं करते, लेकिन हाँ उसके लीगल स्टेटस बनाए जाने का विरोध करते। और कुछ एक ऐसे लिबरल माइंडेड इकोनॉमिस्ट हैं, उदारवादी दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री हैं कि दे आर कंप्लीटली अपोजिंग द एमएसपी। उनको लग रहा है कि एमएसपी इज जस्ट ए ड्रैग ऑन एग्रेरियन इकोनॉमी और बर्डन ऑन एग्रेरियन इकोनॉमी। अब दो तरह के नैरेटिव हैं और ये दो तरह के नैरेटिव के बीच हमें गुजरना है। सो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मुझे लगता है कि टॉपिक के साथ जस्टिस तब हो पाएगा जब हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। नहीं तो अभी हम केवल प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हमने देखा है कि डिफरेंट टीवी चैनल्स एंड इवन द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स दे आर सिंपली टचिंग द सिम्टम्स देन द एक्चुअल कॉज। हमें एक्चुअल कॉज को देखना होगा कि एमएसपी जिस समय इंडिया में लाया गया था उस समय की क्या स्थिति थी, कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ये किसी तरह इस राष्ट्र को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ब्रिटिश टाइम में भी, ब्रिटिश शासन के समय लाखों लोग अकाल से मर जाते थे, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में एक भी अकाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अकाल को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर डेमोक्रेसी के एरा में अकाल होगा तो सरकार ही गिर जाएगी। तो चलिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना तरीका अपनाया। हालांकि नेहरू का तो मुख्य बल कहीं ना कहीं फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर रहा था, तीव्र औद्योगिकरण पर रहा था। उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत तरजीह नहीं दी थी। शायद वहीं से हमारी गलती शुरू हुई और इसके लिए कभी हम किसी दूसरे लेक्चर में आपको नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल और नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल का जो रिलेटिव फेलियर है उस पर जब हम कभी आपका डिस्कशन लेंगे तो यह बात क्लियर करेंगे कि उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण को लक्ष्य बनाया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आखिर डेढ़ टांग पर यह माने यू कैन से 1.5 leg पर्सन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी का क्रक्स था, उसका बेसिस था, और बिना उसके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं चला सकते थे, जो अल्टीमेटली उनके लिए फेलियर हुआ। जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा एग्रीकल्चर के प्रति सिंपैथेटिक थे और कुछ मामला ऐसा भी हुआ कि उनके समय कि उन्हें एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा महत्व देना पड़ा। इसके लिए आपको पाकिस्तान से इंडिया के होने वाले वॉर को और अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के द्वारा भारत के प्रति अपनाई गई नीति को समझना होगा।
इसके लिए आपको PL 480 भी समझना पड़ेगा, PL 480, जिसके तहत अमेरिका हमें गेहूं से, यानी आप कह सकते हो खाद्यान्न से सहायता देता था, क्योंकि वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स, सो इट माइट हैव रिजल्टेड इनटू द स्टारवेशन ऑफ इंडियन पीपल। लेकिन चलिए, अंत में आइजनहावर की गवर्नमेंट ने PL 480 को एक्सेप्ट किया था, और किस तरह से जब इंडो पाक वॉर हुआ तो USA के द्वारा हमें थ्रेटेन किया गया, और फिर किस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हालांकि उनको, जिसको तथाकथित हरित क्रांति हम कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको प्रॉपर्ली लॉन्च करने का मौका तो उन्हें नहीं मिला। वह काम श्रीमती गांधी के समय हुआ, और उनके खाद्य मंत्री थे C. सुब्रमण्यम। उन्होंने विशेष रूप से, यानी ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें यह देखना है कि जो MSP किस कंडीशन में आया, और जिन्होंने MSP लाया उनका कंपल्सन क्या था, और हम यह भी देखेंगे कि आज और कल की परिस्थितियों में कितना फर्क है। क्या आज की कंटेक्स्ट में MSP उतना उपयोगी है या नहीं, जिन परिस्थितियों में लाया गया था। मतलब व्हाट वाज द सिचुएशन, बेसिकली यू कैन से कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द सिचुएशन, और टू डिफरेंट सिचुएशंस, यू कैन से द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे, और उसी से हम आगे आपको ले चलेंगे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम है, जो औद्योगिकरण का प्रोग्राम है, दैट इज गोइंग टू मीट इट्स फेलियर। सो वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि द एग्रीकल्चर could not sustain industrialization because the most of the peasants, or you can say more than 60%, 70% peasants were not having the sufficient purchasing power to give support to industrialization. तो वहाँ भी बेचारे किसान ने सफ़र किया, क्योंकि वहाँ पर लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। चलिए, अब आएगा 1990s का एरा, जबकि हिंदुस्तान में आर्थिक उदारीकरण हुआ। आप लोगों ने भी अपना नाम सुना होगा आर्थिक उदारीकरण का। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब हुआ, तो लिबरलाइजेशन में सबसे अधिक किसान सफ़र किया, क्योंकि हम तो WTO के साथ हमारा समझौता हुआ, और उस समय जो लिबरलाइजेशन के, पोस्ट लिबरलाइजेशन के फेर में जो आर्थिक उदारीकरण का जो चरण है, उसमें एक कॉमन परसेप्शन यह था कि हमको लैंड रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि को सुधारने के लिए हम कृषि को ओपन कर दें और कृषि के निर्यात को बढ़ाएं। अगर हम एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, या हमारा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर खुल जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के खुलने से हमको फ़ायदा होगा, और हमें वही करना चाहिए। हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम अब लैंड रिफॉर्म्स करें, क्योंकि बड़े बड़े किसान हैं, वो ऐसे फसलों की खेती करेंगे, ऐसे क्रॉप्स की खेती करेंगे कि जिन क्रॉप्स से पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होना है, और उससे निर्यात बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में जितने किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। तो बेसिक परसेप्शन उसके बाद वही था। लेकिन जो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि इंडियन पेजेंट्स को कॉम्पीट करना पड़ा बाहर के पेजेंट से। और थोड़ा सा इसका एक टेक्निकल पहलू है जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे एक टेक्निकल पहलू यह है कि जब हमारा WTO से समझौता हुआ, तो हमें कुछ ऐसे पेटेंट पर ऐसे कुछ समझौते करने पड़े, जिसमें एक डंकल प्रपोजल आया था। तो उसमें क्या है कि जो इनपुट है एग्रीकल्चर का वो कॉस्टली हो गया, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, सीड्स है, ये सब इनपुट कॉस्टली हो गया। और हमारा जो आउटपुट निकला हमारे पेजेंट्स का, उनको आउटसाइड का जो वर्ल्ड है या बाहर के जो पेजेंट्स है, बाहर के जो किसान है, उनसे उनका कंपटीशन हुआ। यूरोप और अमेरिका के किसानों से आप समझ सकते हो कि उन लोगों को सब्सिडी मिलती थी अपने अपने गवर्नमेंट से, तो हमारे पेजेंट्स को भी मिलती थी, लेकिन इनका प्रकार अलग था। जो यूरोप और अमेरिका में जो पेजेंट्स की फैसिलिटीज़ थी बड़ी अलग थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पेजेंट्स गए, कुछ फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अब जो एग्रीकल्चर है उसका इनपुट कॉस्टली हो गया, एंड द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वॉज नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैगरीज ऑफ द मार्केट। मतलब कि अब हम बाजार की शक्तियों पर निर्भर थे। किसान अब सीधे विश्व बाजार से जुड़ गए, तो उसका खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ा। अब आपने देखा होगा बहुत दर्दनाक
घटना है कि पेजेंट सुसाइड, जो पेजेंट सुसाइड की घटना होती रही है, तो पेजेंट सफ़र किया, यह तय हुआ था 2022 तक एग्रीकल्चर इनकम को डबल किया जाएगा, उस फ्रंट पर भी सफलता नहीं मिली। तो कई ऐसी मोर्चे थे जहां पेजेंट ने सफ़र किया है। लेकिन अभी का, अब हम अभी आते हैं वर्तमान में, मतलब हमने बैकग्राउंड इसलिए बनाया, आप कहेंगे भाई आप हमें इतना पीछे क्यों ले गए, तो हम इसलिए पीछे ले गए कि पीछे गए बिना आप वर्तमान प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। तो इतिहास में 7 डेकेड्स में पेजेंट्स को जितना मिलना चाहिए अंश उतना नहीं मिला, बल्कि इधर जो नए नए रिसर्च आया उसमें तो कहा गया है कि पेजेंट्स ओवर टैक्स्ड रहे। ओवर टैक्स्ड, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जो हमारा नेहरूवियन मॉडल में जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के कारण पेजेंट्स को भी सफ़र करना पड़ा, ये भी कहा जाता है। तो चलिए इस पर हम आते हैं, आप ये बात आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले पेजेंट्स ने 2020 में, जिस समय आप देखते हैं कि बहुत माहौल ख़राब हुआ था और कई स्टेट्स के पेजेंट्स थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी, बहुत सारे पेजेंट्स एक्टिव थे और उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को घेर रखा था और 18 महीने तक, 18 मंथ्स तक रस्साकसी चली, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 ऐसे कानून लाए थे जिस पर पेजेंट्स को आपत्ति थी। उसमें एमएसपी को ऑप्शनल बनाया जाना था, हालांकि उसके इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा मतभेद था। दूसरा कि भाई प्राइवेट जो मर्चेंट्स है उसको रोल दिया जाना था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोशन दिया जाना था। तो इन बातों से पेजेंट्स डर गए और उन्होंने राजधानी को घेर लिया। अब अंत में काफ़ी टसल के बाद 18 मंथ्स में एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत ऐसा हुआ। लेकिन अब उसकी अगर उस गवर्नमेंट के रैशनल को आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि गवर्नमेंट का वो जो लॉस था वो आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि वो तो एक नेचुरल इवोल्यूशन है। जब एक बार हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की, आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी शुरू की, तो उसका अंजाम तो होना ही था, क्योंकि सेकेंड जनरेशन ऑफ लिबरलाइजेशन में लेबर लॉज है, लैंड लॉज है और फिर इस तरह के एमएसपी कानून है, तो उनको रिमूव किया जाना, यही तो हमारे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का हिस्सा था। उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते थे। तो सरकार का यह निर्णय हम गलत नहीं करार दे सकते, लेकिन हाँ ये हो सकता है उसका टाइमिंग ठीक नहीं हो, चूंकि टाइमिंग इसलिए थोड़ा सा गलत कहा गया कि उसमें पोस्ट कोविड एरा था और कोविड के समय जब एग्रीकल्चर ही सबसे सेटल्ड सेक्टर था और बाकी सेक्टर तो ऑलरेडी अनसेटल्ड हो चुके थे, तो वह उसका राइट मूवमेंट था लाने का या नहीं, इस पर आपत्ति हो सकती है। या इस पर आपत्ति हो सकती है कि भाई थोड़ा सा पेजेंट यूनियन को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता, इस पर आपत्ति हो सकती है। या इस पर भी आपत्ति हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि स्टेट का सब्जेक्ट था और सेंटर ने उसको कंकरेंट लिस्ट के तहत लाया था, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। तो ये सब आपत्तियां हो सकती है, लेकिन यह आपत्ति नहीं की जानी चाहिए कि वो लॉज गलत थे या गलत तरीके से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस। हाँ, गलत तरीका उसका उस समय के लिए हो सकता है, लेकिन वो लॉज गलत नहीं थे। इट वॉज द लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लेकिन चलिए गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा, वो बात आई गई। अब फिर एक बार पेरेंट दिल्ली चलो के नारा के साथ पहुंच गए। तो अब क्या है, अब जो इनकी मांगे हैं वो मांगे बहुत चैलेंजिंग है। एक है कि भाई एमएसपी को लीगल राइट मिले, हालांकि 12 मांग उन्होंने रखी है, लेकिन कुछ एक मांग पर हम लोग विचार करेंगे कि भाई एमएसपी को लीगल राइट मिले। हम एमएसपी भी बताते हैं वो क्या है, उसका हम थोड़ा सा इतिहास से जोड़कर उसको मैं बता देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एमएसपी को लीगल स्टेटस मिले और दूसरा कि भाई जो पेजेंट्स का लोन है, कृषि ऋण है, एग्रीकल्चर लोन है, उसको रिमूव कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसी में परिवर्तन हो, चलिए ये भी तो छोटी मांग है। अब 10,000 के हिसाब से वर्कर्स को और पेजेंट्स को पेंशन दिया जाए, इस भी एक मांग में शामिल है। और मनरेगा 100 डेज के बजाय 200 डेज किया जाए और उनका जो वेजेज है वो 700 किया जाए। WTO को इंडिया बैकआउट कर ले WTO से, और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिमूव कर दे। मतलब
ये दांतों तले चने चबाने वाली बात हो गई अगर हम इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा पीछे आते हैं और उसका इतिहास देखते हैं कि एमएसपी कब आया। देखिए, एक्चुअली जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारी स्थिति यह थी कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट इन द मैटर ऑफ फूड्स। शुरू में आप समझिए कि ब्रिटिश हुकूमत में तो फेमाइन होते थे, अकाल पड़ते थे, लाखों लोग मर जाते थे। लास्ट में हमने 1942 और 43 के अकाल देखे थे, जिसमें 40 लाख लोग बंगाल में मरे थे। बंगाल के अकाल के नाम से आज भी लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अमर सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने उसका विशेष रूप से अध्ययन किया। जब हमें आज़ादी मिली तो अब गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज यह था कि हमारे खाने वाले लोग ज़्यादा थे और हमारे पास उतने ग्रेन्स नहीं थे, उतने खाद्यान्न नहीं थे। हम कैसे काम चलाते? चलिए, इंडिया ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, उसको कहते हैं PL 480। आप लोगों ने इकोनॉमी या बाकी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, PL 480 के तहत। हालांकि शुरू में जब ट्रूमैन की सरकार थी तो नेहरू और इंदिरा गांधी खाली हाथ अमेरिका से लौट गए थे। बाद में आइजनहावर आया, तब जाकर उसने इंडिया को ये इस तरह के ऐड देना शुरू किया, फूड ऐड। और 480 के तहत बड़ा ही सॉफ्ट तरीके से इंडिया को लोन मिलना था, उस आधार पर उनको गेहूं का और अनाजों का आवंटन होना था। इस तरह से PL 480 के तहत हमने किसी तरह काम चलाया। लेकिन जब 1965 में आया, जब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो रहा था, तो उस समय लिंडन जॉनसन USA का प्रेसिडेंट था। और लिंडन जॉनसन, उसमें एक टर्म आएगा, जब आप कभी पढ़ोगे तो उसमें एक फ्रेज आपको मिलेगा, उसको कहते हैं शिप टू माउथ। शिप टू माउथ का मतलब है एक तरह से हमारे सामने उसने बैरियर लगा दिया कि हम एक एक सिप अनाज आपको तब देंगे जब फॉरेन पॉलिसी में आप हमारे लाइन को फॉलो करो, तब हम एक एक सिप आपको अनाज देंगे, अदरवाइज नॉट। अब ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री को इतना ह्यूमिलेटिंग लगा इस तरह की चीजें, तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। मतलब कि देखो, हमारे जवान ने तो पराक्रम दिखाया है युद्ध मोर्चे पर, अब किसान खेतों में दिखा। खैर, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो नहीं रहे। बाद में फिर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जस्ट उन्हीं के टाइम में ये नारा दिया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन का एक तरह से नींव डाली गई, वास्तविक रूप में इंदिरा गांधी के टाइम में। उससे पहले मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं कि 1959 में 1959 में USA से फूड फाउंडेशन, वहाँ का एक संस्था है, फूड फाउंडेशन से 13 एक्सपर्ट इंडिया आए। और 13 एक्सपर्ट इंडिया आए और उन्होंने यहाँ के एग्रीकल्चर का अध्ययन किया, एग्रीकल्चर का स्टडी किया, और उन्होंने यहाँ के किसानों के लिए कुछ सुझाव दिया। सम सजेशंस वेर गिवन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेजेंट्स। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा, भाई USA इतना हमदर्द क्यों हो गए, हमारे पेजेंट्स के बारे में क्यों इस तरह का समाधान देने लगे? तो देखिए, इतिहास की भी एक अलग विडंबना है। जब शीत युद्ध या कोल्ड वॉर चल रहा था, USA के प्रतिद्वंदी में सोवियत रशिया था, और सोवियत रशिया अपने आप को गरीबों का मसीहा घोषित करता था, वर्कर्स को राइट दिया था। वो बार बार कहता था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कार्ल मार्क्स की भाषा बोलता था। और वो मानता था कि जो गरीब है वो रिवोल्ट करेंगे और पूंजीवाद का खात्मा होगा। तो पूंजीवाद को बचाने के लिए कम से कम निर्धन लोगों को या जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको हेल्प मिलना चाहिए, ऐसा अमेरिका का सोचना था। तो अपनी उसी नीति के तहत अमेरिका ने 13 एक्सपर्ट को भेजे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी धोखे में शुरू हो गया था। जैसे अमेरिका ने लैटिन अमेरिका को इसलिए आर्थिक ऐड दिए थे ताकि लैटिन अमेरिका रसिया के प्रभाव में ना जाए और अमेरिका के प्रभाव में। उसी में मैक्सिको में गेहूं की वेराइटी डेवलप कर गई और आगे चलकर जो ड्वार्फ वेराइटी गेहूं की थी, आपने नॉर्मन बारलॉग जैसे साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, और फिर धीरे से वहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और बाद में इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा, जहां MS स्वामीनाथन ने विशेष रूप से काम किया। तो जो एक्सपर्ट ने कहा कि देखिए, किसान को 3 सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक, जब किसान फसलों की बुआई करे तो फसल की बुआई के समय उसके अनाजों की बिक्री की गारंटी होना चाहिए। जब फसल की बुआई करे तो उसको इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि उसके अनाज खरीद लिए जाएंगे और एक अच्छे दाम। दूसरा, कि जो पेजेंट है उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए कि अपने फ्लोर रेट से जिस समय वो चाहे अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेच सकता है। और तीसरी सुविधा पेजेंट को यह मिलनी चाहिए कि वो जो बाजार हो, जो मंडी हो, जहां पर वो अपने अनाज बेच सके या फसल बेच सके, वो दैट शुड बी
हॉल थ्रू अ बुलक कार्ट, मतलब एक बैलगाड़ी की दूरी पर, उससे ज्यादा दूरी ना हो। अब इसी समस्या को उसके समाधान के रूप में पहले आया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसे घोषित हुआ कि सी सुब्रमण्यम तो खैर खाद्य मंत्री बने थे, और उसी समय एक कमिटी गठित हुई। वो कमिटी 1964 में गठित हुई, उसको एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी कहते हैं, और उसके रिकमेंडेशन से बना एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में। अब उसका नाम बदल कर CACP हो गया है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 1985 में उसका नाम बदल गया, तो कमीशन बना, और यह तय हुआ कि किसानों को मिनिमम प्राइस का मतलब हुआ कि मार्केट में इससे ज्यादा प्राइस नहीं कम होगा, इतनी प्राइस पर पेजेंट्स के फसल जरूर खरीद लिए जाएंगे। तो पहली सुविधा उनको यह दी गई, सपोर्ट प्राइस उसको कहा गया। दूसरा कि APMC के तहत, है ना, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो उसके तहत मंडी बनाई गई, लोकल मंडी। और इस बात का ध्यान रखा गया कि किसान उसी मंडी में अपनी फसलों की बिक्री करें, और डिफरेंट स्टेट्स के बीच अनाजों का आदान प्रदान ना हो, और वो मंडी में ही पेजेंट्स बिक्री करें। उसी मंडी को एक अधिकार है कि वो किसानों की फसल को खरीदे। अब देखिए, यहां जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो एक तरह से उसके दो मेजर उद्देश्य थे। एक, किसानों को उनके अनाजों का उचित भाव मिले, और दूसरा, जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको मिनिमम रेट पर इस उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको अनाज मिले। तो 1965 में आप देखेंगे FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, और तब तक PDS शुरू हो ही चुका था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हुआ कि भाई किसानों से अनाज खरीद कर, जैसे एक तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ, दूसरा हुआ आपको प्रोक्यूरमेंट प्राइस, कि किसानों से अनाज एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्रोक्यूरमेंट जो प्राइस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और फिर उससे FCI गोदामों में रखा जाएगा, और FCI गोदामों से गांव से, और जो राशन की दुकानें हैं और जो राशन के जो भंडार हैं वहां पर पहुंचाए जाएंगे, और उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को कम कीमत पर इसको मुहैया कराया जाएगा। तो ये पूरी योजना एक ही साथ बन गई। APMC बन गया, MSP हो गया, FCI बन गया, अनाजों की खरीद होने लगी, अनाजों की मंडी का एकाधिकार हो गया, अनाजों की खरीद बिक्री पर लोकल मंडी पावरफुल हो गई। अगर वो कोई प्राइवेट व्यापारी भी वहाँ आता तो लोकल मंडी में पहले उसको रजिस्टर कराना पड़ता, उसे टैक्स लेना, उसको मंडी का चार्ज देना पड़ता। तो एक तरह से अनाजों के पूरे व्यापार को एक लोकल मंडी के तहत कर दिया गया। अब ये सब सुविधाएं दी गई। फिर देखिए आगे स्थिति बदली, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ये सब जितनी बातें हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की करीब, स्टार्ट होने के करीब। तब भारत खाद्यान्न के मामले में निर्भर नहीं था, तो इंडिया खाद्यान्न के मामले में निर्भर हो गया। पहले तो आप देखेंगे कि पहले 67 मिलियन टन से फिर 80 मिलियन टन, फिर 180 मिलियन टन तक पहुंचने लगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम अनाजों के मामले में पहले आत्मनिर्भर हुए, और फिर अनाजों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में, निर्यात करने की स्थिति में आ गए। तो ये स्थितियां इधर बदलने लगी, और तब 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। IMF के कुछ एक्सपर्ट आए, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर का स्टडी किया। तो उसने IMF के एक्सपर्ट ने, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमने अपने एग्रीकल्चर को बर्बाद कर रखा है। मतलब हम एग्रीकल्चर और किसानों के साथ भला नहीं कर रहे। वे क्यों भला नहीं कर रहे? तो इसलिए भला नहीं कर रहे, उनका कहना था कि देखिए, आपका जो एग्रीकल्चर को आप कहते हो कि एग्रीकल्चर एक टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एग्रीकल्चर पर आपने हैवी टैक्स लगाया हुआ है। तो कैसे हैवी टैक्स लगाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी, आप उसके लिए थोड़ा नेहरूवादी आर्थिक मॉडल देखना पड़ेगा, आयात प्रतिस्थापन। तो आपने मार्केट को प्रोटेक्ट किया हुआ था। आप एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसका निर्यात आप नहीं होने देते, आप प्राइवेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में आने नहीं देते। अब गवर्नमेंट की चिंता जितना किसानों की है उससे ज्यादा कंज्यूमर्स की है।
तो गवर्नमेंट के इंटरवेन करने से, प्राइवेट सेक्टर के नहीं आने से और एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलने से एग्रीकल्चर का प्राइस ही नहीं बढ़ा। तो एग्रीकल्चर का प्राइस कम होने का फायदा उपभोक्ता को जरूर मिला, लेकिन किसान इससे पीड़ित हुए। अगर मार्केट को डिकंट्रोल कर दिया गया होता और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करते तो आपको दो तीन होती। एक तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन होता। आप जैसे एमएसपी को देखिए तो कंप्लेन ये आया कि एमएसपी का लाभ पूरी इंडिया को मिल भी नहीं पा रहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर देखें और प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर, तो गेहूं का बेल्ट देखिए तो व्हीट मतलब 85 to 90% व्हीट बिकता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से। और व्हीट और राइस यही दो मेजर प्रोडक्ट है। और लगभग 85% राइस कहाँ से आता है? तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये इतने मात्र स्टेट्स हैं कि दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम। दूसरी बात है कि एमएसपी तो या प्रोक्योरमेंट प्राइस से तो फायदा उन्हीं को मिलेगा, आप समझ सकते हैं एमएसपी से, कि जिनके पास मार्केटेबल प्रोडक्ट है। मतलब आप इतना अनाज की खेती या इतनी कर लेते हो कि आपकी अपनी जरूरत के बाद मार्केटाइज करने के लिए बच जाती है। जैसे आपके पास बेचने के लिए अनाज हो तभी तो एमएसपी का फायदा आपको मिलेगा। अगर बेचने के लिए अनाज ही नहीं है तो एमएसपी का फायदा कैसे मिलेगा? सोचने की बात है। तो मतलब है कि इसका दो बहुत मेजर लिमिटेशंस है। एक मात्र कुछ स्टेट को फायदा है और कुछ ही किसानों को फायदा है। लगभग 18% किसानों को फायदा है, 18% जिनके पास मार्केटेबल प्रोडक्ट है। और जो 82% किसान है, पेजेंट्स हैं, वह उससे वंचित हैं क्योंकि वो निर्धन किसान हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं या स्मॉलर फार्मर्स हैं। दे आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट मार्केटेबल ग्रेन्स एंड मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। उनके पास मार्केटाइज करने के लिए बहुत प्रोडक्ट्स ही नहीं, तो उनको क्या फायदा होगा? तो ये दो मेजर एरिया इसको महसूस किया गया। तो हुआ कि 1990s के बाद कि चलो लैंड रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था, जो शुरू से चला आ रहा था, अगर वह हो गया होता पंडित नेहरू या बाद की किसी सरकार के द्वारा, तो उसे भी एग्रीकल्चर में फायदा हो सकता था। उसका मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा बंगाल में भी यही था, जमींदारी तो सबसे वर्स्ट बंगाल में ही था। आज देखिए बिहार की हालत नहीं सुधर पाई, इसलिए नहीं सुधर पाई कि चूंकि वहां पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ। लेकिन जो बंगाल है, बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स 1970s में वहां पर एक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। उसने ऑपरेशन बर्गा के तहत वहां पर लैंड रिफॉर्म्स कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि धनी लोगों से लैंड लेकर निर्धन लोगों में वितरण कर देना। परिणाम हुआ कि बंगाल में 1980s में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आ गई और 7% एग्रीकल्चर क्षेत्र में ग्रोथ रहा, जो पूरे इंडिया से 1.5 गुना ज्यादा था, 2.5 गुना ज्यादा था। समझ सकते। तो अगर लैंड रिफॉर्म्स पहले हुआ होता तो निर्धन किसानों को भी फायदा मिलता, लेकिन हुआ नहीं। और 1990s के बाद लैंड रिफॉर्म्स की चर्चा ही, भूमि सुधार की चर्चा ही बंद हो गई। आर्थिक उदारीकरण का युग आ गया। अब चर्चा हुई कि देखिए अब एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलकर उसको निर्यात के लिए खोलिए और विश्व बाजार से जोड़िए, उसे किसानों को फायदा होगा। और क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। 3 क्रॉप्स की बात हुई जो मेजर आपको आना चाहिए। एक हॉर्टिकल्चर को डेवलप करिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डेवलप करिए, एंड फ्लावर्स को। ये सब बड़ा एक्सपोर्टेबल आइटम्स होंगी। इससे वैल्यू एडिशन आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी आप पकड़ पाएंगे। उस पर जोर दिया जाने लगा। तो इंडिया ने 1994 में जाकर WTO को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया। फिर वही हुआ, लैंड रिफॉर्म्स नहीं था तो कुछ ही किसानों को फायदा भी हुआ, तो बाकी किसान, उनके पास मार्केटेबल प्रोडक्ट ही नहीं था। और फिर जो वैगरीज ऑफ मार्केट है, जिससे कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं विदर्भ के, बाकी वो दुष्प्रभावित भी हुए। एग्रीकल्चर कॉस्ट महंगा भी इनपुट हो गया, तो थोड़ी सी परेशानी भी किसानों के साथ जरूर हुई और सरकार की भी चिंता बनी रही कि भाई किसानों को फायदा हो। तो इसी क्रम में वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए, तो उसने एक कमीशन बनाया MS स्वामीनाथन के अधीन। वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन था और इंटर मिनिस्ट्री कमीशन, और उस कमीशन को MS स्वामीनाथन ने लीड किया। वही कमीशन अभी चर्चा में आप देखते होंगे, जैसे कहा जाता है कि स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर हमको MSP मिलना चाहिए या लीगल राइट मिलना चाहिए। हालांकि अब बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि स्वामीनाथन फार्मूला में
एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट बनाने की बात कहीं भी नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही, एक फार्मूला आपने देखा होगा, C2+50, C2+50% प्रॉफिट। ये फार्मूला ये है कि C2 का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। जो एग्रीकल्चर में जो किसानों का कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मैं भी आपको समझाऊंगा, उसके बाद 50% मुनाफा को जोड़कर फिर किसानों को एमएसपी दीजिए। तो ये बात बार बार एमएस स्वामीनाथन का कोट होता है। अभी पेजेंट्स उस बात को पकड़े हुए हैं। लेकिन जो एमएस स्वामीनाथन आए, तो मैं आपको बताऊं कि एमएस स्वामीनाथन ने कुछ एग्रीकल्चर में किसानों की कुछ बुरी स्थिति पर भी चर्चा की। लेकिन एमएस स्वामीनाथन ने एक बात उसी समय कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना, एमएसपी के एकाधिकार को, और चाहे एपीएमसी है उसके एकाधिकार को तोड़ना चाहिए। और एमएसपी वाले पर वो उन्होंने कोई विचार नहीं दिया, एमएसपी जारी रहे, मैंने उसको उन्होंने रिमूव करने की बात नहीं की। लेकिन एपीएमसी वाले का उन्होंने थोड़ा सा ये कहा, और थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की बात वहाँ हुई। तो जो 3 बिल लाए गवर्नमेंट ने, वो कहीं ना कहीं एमएस स्वामीनाथन का जो थेसिस था, उसका जो मतलब उनका जो रिकमेंडेशंस था, 4 या 5 रिकमेंडेशंस आए, उससे प्रभावित था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एमएस स्वामीनाथन को जिन चीजों से जोड़ा जा रहा है, एमएस स्वामीनाथन ने ऐसा नहीं कहा था। मनमोहन सिंह की सरकार ने तो हिम्मत नहीं की थी उसको लागू करने की, लेकिन हाँ, एनडीए की सरकार ने 2020 में हिम्मत कर दी, बहुत बड़ी बात थी। जीएसटी में भी एनडीए सरकार ने हिम्मत की, सराहनीय है। हालांकि उसे जो भी समस्याएं आई हों थोड़ी सी, लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमी वो फॉर्मलाइज हुई। और खास के आप देखेंगे इस फॉर्मलाइजेशन का लाभ आपको टैक्सेशन सिस्टम को मिलता है, इंडिया के रिसोर्सेज से मिलता है, जो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी फायदा हुआ। अब एमएस स्वामीनाथन ने रिकमेंडेशन दिया, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में कोई ऐसा मेजर रिफॉर्म्स नहीं हो रहा था, चला आ रहा था। फिर ये गवर्नमेंट आई तो हुई कि 2022 में किसानों का इनकम को डबल करना है, फिर किसानों के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम भी लाए जाने। इसी बीच 2020 में गवर्नमेंट ने 3 लॉज ला दिए, और उसी मुद्दे पर एक मूवमेंट शुरू हो गया। उस मूवमेंट के सामने सरकार झुक गई, और अंत में सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। किसान उन पर दबाव देने लगे कि एमएसपी को आप लीगल राइट बनाइए। अब देखिए मैजिस्ट्रेट्स, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, जो अभी एमएसपी को लीगल राइट बनाने में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी या चैनल पर भी सुने होंगे, हो सकते हैं। तो मैं एक जगह उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, या एक ही जगह पर उसको स्टेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एमएसपी को लागू करने में एक दिक्कत यह है, या एक मेजर दिक्कत यह है, कि इसका जो लाभ है वो कुछ ही क्षेत्रों को मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां एपीएमसी मार्केट वर्क नहीं कर रहे, या वहां पर उनका मोनोपोली नहीं। दूसरी बात है कि अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स भी हो चुका है। जैसे इनका एक किसानों का डिमांड है कि 23 क्रॉप्स को एमएस वो भी ये कहते हैं कि एमएसपी 23 क्रॉप्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो लिस्ट था वो 23 क्रॉप्स का लिस्ट था कि 23 क्रॉप्स को एमएसपी मिलना है। प्रैक्टिकली मिलता था चावल और गेहूं को, कुछ हद तक थोड़ा दलहन को मिला, कपास को मिला, और 1-2 अन्य फसलों को मिला, लेकिन वो बहुत कम। मुख्य रूप से जो एमएसपी है वो गेहूं और चावल को ही मिला। तो पंजाब और कुछ स्टेट्स लाभान्वित हुए। अब है कि 23 क्रॉप्स की बात हो रही है कि 23 क्रॉप्स पर आप एमएसपी को लागू करिए, वो भी लीगल राइट बनाइए। अब 23 क्रॉप्स को अगर गवर्नमेंट वो अंधाधुंध अगर खरीद करे, तो उसमें लगभग खर्च आएगा 10 लाख करोड़ रुपए। और 10 लाख करोड़ रुपए तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि भाई 10 लाख करोड़ रुपए हम केवल उन सरकार एमएसपी पर ही खर्च कर देगी, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? फिर प्राइवेट सेक्टर को नहीं आना है, यानी एमएसपी को लीगल राइट बनाना है, तो प्राइवेट सेक्टर को आप उसमें नहीं आने दोगे, तो पहले कोल्ड चेन कौन बनाएगा? क्योंकि देखिए, जिस समय आर्थिक उदारीकरण हुआ और हम लोगों ने तय किया कि हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स प्लस जो फ्लावर्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब तो इजीली पेरिसेबल है, तो इन लोगों के लिए तो कोल्ड चेन चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, प्रॉपर उनका स्टोरेज सिस्टम चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अकेले गवर्नमेंट के बूते वो होने में मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का कुछ खतरा है, तो कुछ फायदा भी तो है। कुछ खतरा तो होता है, जैसे आप अभी इतना सारा विवाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में
देखा होगा कि हुआ है, तो वो तो होता है, वो तो नेचुरली है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो थोड़ा सा उसमें फियर होता है, लेकिन इसके बावजूद उसके फायदे भी कई हैं। जैसे कोल्ड चेन बनेगा और नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और गवर्नमेंट अगर 10 लाख करोड़ रुपए खुद इन्वेस्ट उधर करने लगेगी, तो पहले तो 11.11 लाख करोड़ इस बार आपने अगर उसको इन्वेस्ट किया है केवल कैपेक्स एक्सपेंडिचर के रूप में, नए बजट में कितने 11.11 लाख करोड़ हमने रखा है, ईयर मार्क किया है कैपेक्स के लिए। तो आज हम लोग इतना खुश हो रहे हैं, चलो हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि 10 लाख करोड़ अगर उधर हमें इन्वेस्ट करना हुआ, तो क्या हम कैपेक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे या किसी दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएंगे? ये तो 10 लाख का। अब जो किसानों की ये मांग है कि मनरेगा में 700 रुपीज पर डे वेजेज मिलना चाहिए, 200 डेज होना चाहिए, अगर सारे उनकी मांगों को लागू किया जाए तो ये चली जाएगी 20 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। और इसका मतलब क्या होगा? इसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ता जाएगा। बताइए कि पैंडेमिक में फिस्कल डेफिसिट कहाँ तक पहुंच चुका था, अगर डेटा आपको ध्यान होगा। उसको गवर्नमेंट 5.1% पर लाने के लिए प्रयासरत है इस बजट में, और उसके बाद आगामी वो सोच रहे हैं 4.5% पर लाएंगे। अगर ये इस रकम को अगर आप जोड़ दीजिए गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में, तो कितना ज़्यादा चला जाएगा। दूसरी बात है कि एक एक्सपर्ट का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वो बहुत अच्छा लिखा था। उसने कहा था कि देखिए, अगर ये सारे प्रोग्राम को लागू कर दिया जाएगा तो सबसे पहले तो पंजाब, हरियाणा या सबसे पहले तो किसान ही से पीड़ित हो जाएंगे। कैसे किसान पीड़ित होंगे? तो मनरेगा की अगर सैलरी 700 रुपीज और 200 डेज अगर हो जाता है, तो जैसे पंजाब और हरियाणा, ये जग जाहिर है कि बिहार, यूपी और अन्य क्षेत्रों का जो डेफिसिट एरिया है वहाँ के किसान आते हैं। लेकिन अगर एक तो 700 रुपीज आप मनरेगा में देते हैं, तो ये मतलब स्किल्ड लेबर का कॉस्ट से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा उनकी सैलरी, जो अपने आप में इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं है। और अगर 1 मिनट के लिए आप ऐसा करते हैं, तो क्या वो किसान फिर जो जो लेबर डेफिसिट रीजन है उसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो उनका एग्रीकल्चर फिर चौपट होगा। तो मतलब यह है कि इससे अंततः फायदा किसानों को भी नहीं, और निर्धन किसानों को तो बिल्कुल नहीं है। 82% ऐसे किसान हैं जिनका मार्केटेबल नहीं है। दूसरी बात है कि इससे कुछ स्टेट्स लाभान्वित होंगे, बाकी किसान इससे लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए आप देखिए ना, 2 मुख्य रूप से यूनियन है, संयुक्त किसान यूनियन है और किसान मजदूर यूनियन है। उसमें लगभग एक में 150, एक में 150, एक में 100 इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाकी किसान उससे विमुख है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये सब सारी समस्याएं हैं जिसको लागू करने में मुश्किल है। अब इनका एक डिमांड यह है कि इसमें C250 प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। इस C2 का क्या चक्कर है, आप कहीं हो सकता है डेटा में आप देखते होंगे, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे एक होता है C2 का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। A2 का मतलब होता है कि किसानों का पेड अप कैपिटल, जो किसानों ने कैपिटल खर्च किया है एग्रीकल्चर। और उसके साथ आता है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL का मतलब किसानों का कैपिटल प्लस फैमिली लेबर, ये दोनों बनता है A2 प्लस FL। अब किसानों का ये कहना है कि नहीं, A2 प्लस FL के साथ हमें इम्प्यूटेड लैंड, हमें इम्प्यूटेड लैंड रेंट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन लोन भी चाहिए, मतलब इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हुआ कि उसमें आइटम को जुड़ जाएंगे कि हमारा जो लैंड है उसका किराया भी होना चाहिए, उसमें हमने जो कैपिटल खर्च किया उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इन सबको जोड़कर बनता है C2। तो A2 प्लस FL से C2 की जो मात्रा होती है अमाउंट की, वो 25 से 30% ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट तैयार हुई थी अब तक कि हम A2 प्लस FL प्लस 50% हम प्रॉफिट देंगे। किसानों का डिमांड है C2 प्लस 50% प्रॉफिट के साथ मिलना चाहिए, मतलब 25 से 30% उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। खैर, इतना सरकार इस पर विचार कर सकती है कि इतना बियर किया जा सकता है या नहीं। ये बहुत अनवायबल मांगे नहीं, इसमें कुछ फर्क है।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि अब एमएसपी वायबल है कि नहीं, एमएसपी अपने आप में वायबल है कि नहीं, ये क्या इसमें रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए। किसान डरे हुए रिफॉर्म्स होगा तो इसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाएंगे और बेचारे किसान को निगल लेंगे। ऐसा डर बहुत ही नेचुरल है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो शुरू में प्राइवेटाइजेशन में ऐसा फियर आता है। हमें याद है, क्योंकि हम लोग उस समय यूथ थे जब ये घटना जिसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था, तो बड़ा कीनली वॉच कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि हम 91 में चूंकि नेहरूवियन एरा में एक अच्छा खासा टाइम गुजार चुके थे, तो जब आर्थिक उदारीकरण हो रहा था तो हमारे मन में भी फियर हो रहा था कि पता नहीं देश की इकॉनमी किस दिशा में चली जाएगी, ये हम सोच पा रहे थे। तो उस समय हमें ध्यान है कि जब पहली बार 3 लॉ, जिस तरह से एग्रीकल्चर 3 लॉ 2020 में गवर्नमेंट ने लाया, उसमें 3 लॉ जब लाए थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में, तो जब 3 लॉज लाए गए थे और जिसको आप कहते हो एलपीजी की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय हमारे जो कैपिटलिस्ट थे उनके हाथ पांव फूल रहे थे। उनके हाथ पांव ये फूल रहे थे कि उनको लग रहा था कि हमको बाहर के मार्केट से कॉम्पीट करना होगा और क्या हम उनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। मतलब उनके, क्योंकि अब तक प्रोटेक्टिव मार्केट में उनको काम करने की आदत थी और पहली बार अब वो एक्सपोज हो रहे थे वर्ल्ड कंपटीशन में। अब तक उनका प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्शियस एंड कॉस्ट कॉन्शियस नहीं था। लेकिन चलिए, उसी समय जब मार्केट खुला तो एक कह सकते हो कि न्यू जनरेशन के इंडस्ट्रियलिस्ट आए, रतन टाटा, उसी समय टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। उस समय धीरू भाई अंबानी लीड कर रहे थे, बाद में मुकेश अंबानी तो बाद में आए। लक्ष्मी मित्तल, आनंद महिंद्रा के जो जीप है एसयूवी, वो चलने लगे, अफ्रीका तक चलने लगे। टाटा ने कोरस कंपनी, जो सबसे बड़ी आयरन स्टील कंपनी थी, उसको उसने टेक ओवर किया, जगुआर को लाया। तो आपने देखिए हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कई गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी आगे बढ़ गए। एक बार हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब कमान संभाला तो फिर लीड करते हुए चले गए। तो ऐसा नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन का दौर आता है, जो बदलाव आता है, वो बदलाव ऐसे ही आता है। लेकिन अब एमएसपी को अगर लीगल राइट बना दिया जाए, इसको रैशनली सोचा जाए, तो एग्रीकल्चर में तो फ्यूचर में बदलाव नहीं आएगा। और एग्रीरियन इकोनॉमी इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इस पर हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो अगर हम पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग हटकर सोचिए, जैसे आप देखिए, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का ही एजेंडा था। हमें खुद भी आश्चर्य हो रहा था जब 2020 में इस गवर्नमेंट ने 3 लॉज लाए थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि लाने का टाइम गलत हो सकता है, लाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन लॉज अपने आप में गलत नहीं थे। लेकिन उस समय जिस तरह से उसको अपोज किए कर रहे थे, और अपोज में सबसे आगे झंडा लेके कांग्रेस के ही दिग्गज नेता खड़े थे, तो मुद्दा ये आया कि उस समय उनको सोचना चाहिए कि हमने जो शुरू किया उसका तो लॉजिकल टर्मिनेशन है। अगर हमारी गवर्नमेंट रहती तो आज न कल उससे भी शुरू करना पड़ता। आखिर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव तो लाना है, और बदलाव लाने के लिए आपको थोड़ा एमएसपी या जो एपीएमसी मार्केट है उसका छेड़छाड़ तो करना होगा। तो मुख्य मुद्दा मैं स्टूडेंट्स ये है कि पहले किसानों और सरकार के बीच एक ट्रस्ट पैदा हो और दोनों की स्थिति को समझें। और मेरे विचार से पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान के साथ इंडिया के बाकी क्षेत्र के जो किसान हैं उनके यूनियन के साथ भी गवर्नमेंट बैठक करे और इसका एक सम्यक समाधान लाने की कोशिश करे। हाँ, C2 प्लस 50% का फार्मूला है, उसको तो फॉर टाइम बीइंग किया जा सकता है, लेकिन जो लीगल राइट देने की बात है और इसमें जो अपोजिशन है उनको भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा गवर्नमेंट का नहीं, ये मुद्दा राष्ट्र का है। और प्रेजेंट हमारी रीढ़ है, राष्ट्र की एक मजबूत पिलर है, और उस पिलर में अगर छेड़छाड़ हुआ तो पूरी राष्ट्र का जो रूफ है वो डगमगा सकता है। तो इसलिए इसका एक सम्यक समाधान इस आधार पर होना चाहिए और इसको थोड़ा सा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसमें से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और इश्यूज हैं मैं आपको समझा सकूं,
और मुझे लगता है कि मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि शायद आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि इसको लागू करने में, डिमांड को लागू करने में क्या परेशानी है, और एमएसपी और एपीएमसी को, मार्केट को इन फ्यूचर में अगर आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हो, अब कहते हो डब्ल्यूटीओ से बाहर होने की बात। अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। चीन तरफ रहा था डब्ल्यूटीओ का मेंबर होने के लिए, 2001 में चालाकी से और यूएसए की सहायता लेकर वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर हुआ। और आज चाइना की इकोनॉमी देखिए, आज दुनिया में सबसे अधिक उस इकोनॉमी को फायदा हुआ। तो डब्ल्यूटीओ, एक कहावत यह है कि हम हवा के रुख के विपरीत नहीं जा सकते। अभी देखिए, यूरोप से भारत की वार्ता चली एफटीए की, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और यहाँ पर मांग है कि भाई आप जितने भी फ्री ट्रेड है उस एग्रीमेंट से आप बाहर हुई, तो या डब्ल्यूटीओ से अपने को विड्रॉ करिए। तो ये सब तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम समय की धारा के विपरीत नहीं चल सकते, हमें कष्ट होगा। बदलाव होता है तो उस पीढ़ी को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट होता है। हाँ, क्योंकि पेजेंट्स वल्नरेबल सेक्शन है, पेजेंट्स भारत की रीढ़ है, इसलिए गवर्नमेंट को यह कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांजिशन हो, वो ट्रांजिशन का दबाव बेचारे किसानों पर ज़्यादा ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बदलाव ना हो, बदलाव को रोका भी तो नहीं जा सकता। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें सभी पार्टी को बैठकर इसका समाधान लाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा ही। तो इसी आशावाद के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू भाई।